नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट के सारे लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। और आप लोगों के लिए ये सीरीज स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए देखेंगे किन एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं हम लोग, मतलब किन पहला एक्सरसाइज से रिलेटेड है, किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, ये जो संयुक्त जो सेनाओं का अभ्यास होता है ना, तो ये वायुसेना से रिलेटेड है, ओमन के साथ है। खाड़ी देशों में आप देखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है कौन? ओमन। हमको एक्सेस भी देता है वो आप देखेंगे तो, है ना, बहुत सारा जो है हम ऑयल इंपोर्ट वगैरह करते हैं। हमारा जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है उसका 5th जो पार्ट इंपोर्ट होकर आता है वो हॉर्मुज का जो आपका क्या है, जल संधि जिसको आप बोलते हैं वहां से आता है, स्टेट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम लोग। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, आईआर का पार्ट है, आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। इसमें हमारे पेशेंट से संदर्भित जो जानकारियां होती है और उनके जो इलाज के संदर्भ में जो जानकारियां उनको डिजिटली एक्सेस कराना है ना, मतलब जो है डिजिटल ऑनलाइन वो एक्सेस रहेगा तो उससे आसानी होगी उनका इलाज करने में। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको भी और मरीजों को भी इससे संदर्भित है। ये बहुत मतलब फेमस स्कीम है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो पेपर सेकंड में रख सकते हैं, हेल्थ के संदर्भ में है ये आपका पार्ट, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। इंडस वाटर ट्रीटी कई बार कवर किया हमने, 1960 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया था इसमें, है ना, मीडिएटर था वो, मध्यस्थता की थी और विश्व के सबसे सफल संधियों में से एक माना जाता है। लेकिन लगातार पिछले कुछ वर्षों में आप पुलवामा अटैक देखते हैं, उरी अटैक देखते हैं, तो उसके कारण जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी उन्होंने कई बार कहा कि जो है दोस्ती और मतलब पानी और जो खून है वो एक साथ साथ नहीं बह सकता, है ना। तो कुल मिलाकर हम बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, उन पर जो है दबाव बना रहे थे। ये जियोपॉलिटिक्स से आपका भू राजनीतिक संदर्भ है, इसको देखेंगे। आईआर का पार्ट है, तो है ना, ये भी जीएस पेपर 2 का पार्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर का संदर्भ है, इंडियन एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें हरित क्रांति को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को कनेक्ट करके बताया गया और बताया गया कि भारत जैसे जो कृषि संपन्न राष्ट्रों में किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम अपनाएं, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है एग्रीकल्चर। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक मिला हमको बहुत अच्छे से तैयार करना उसको, ऐसे के पर्सपेक्टिव में भी, है ना, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में से भी, और हमारे थर्ड पेपर में तो बहुत बड़ा रोल है इसका ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है ना, तो ये पता है आपको, अभी फरवरी में जो है, अभी 27 को जो है इसको जो है आयोजित किया जा रहा है ना, जो टीकाकरण हमारा दिवस मनाया जाता है। वैसे विश्व में जो आपका पोलियो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। हेल्थ का पार्ट है, ये भी जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक को देखने जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर जो पहला टॉपिक है इसका नाम क्या है पहले ये याद कर लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम ईस्टर्न ब्रिज 6 है। ये आपका किसके बीच में है? भारत और ओमन के बीच में है, ठीक है ना। अभी ये किया जा रहा है, आयोजित 21 से 25 फरवरी। कहां किया गया? तो भैया जोधपुर में जो एयरफोर्स स्टेशन है। दैट्स इट, प्रीलिम्स के लिए इतना काफी है। इसके बाद इसमें किसने भाग लिया होगा? तो हमारी एयरफोर्स ने। वैसे ही वहां की रॉयल एयरफोर्स है, कहां की? ओमन की। उन्होंने क्यों किया होगा कि इनके बीच में जो दक्षता है, इनके बीच में जो कैपेसिटी है उसको क्या करना? इनहेंस करना, है ना। और जो आपकी उन्नत तकनीकें हैं या जो भी आपके उन्नत क्रियाकलाप है ना वायुसेना से संदर्भित,
तो वो एक दूसरे के बीच में साझा करना, ठीक है ना। तो सर्वोत्तम प्रथाओं का भी पारस्परिक आदान प्रदान करना है ना, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करते हैं हम वहां पर, ठीक है। और ये शो करता है कि हमारे जो संदर्भ में IOR रीजन है ये आपका, तो IOR रीजन में वैसे भी चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर से फिर जाके कनेक्ट होगा, तो भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करता है ये वहां पर, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें होगा क्या, तो कल्चरल एक्सचेंज भी आ गया। अब IR के कई सारे डोमेन होते हैं, जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है ना, जो कल्चरल जो आपका क्या होता है एस्पेक्ट होता है, जहां पर हम सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। तो यहां पर भी है कि जो इनके पर्सनल वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है उनको एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के बीच, ठीक है, सांस्कृतिक प्रगाढ़ता आएगी इससे। इसके बाद जो है आपका इंडिया और ओमान के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, तो ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस पार्टनर है। किस रीजन में, खाड़ी देशों में, गल्फ रीजन में, ठीक है ना, तीनों संदर्भों में, नभ में भी मतलब आकाश में भी, जल में भी और थल में भी, ठीक। इसके बीच में हमारे द्विपक्षीय संदर्भ जो है, संबंध जो है बहुत सशक्त है इनके साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ओमान जो है हमको प्रोवाइड करता है परिचालन सहायता, ऑपरेशनल सपोर्ट, कहां पर, इंडियन नेवी को, अरेबियन सी में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है आपका। तो इंडिया की एक्सेस जो है वो हो जाती कहां तक, दुक्कम पोर्ट तक। आप देखते हैं कि वहां पाकिस्तान हमेशा जो है वो क्या करता रहता है, ग्वादर से एक्सेस नहीं दे रहा था हमको, तो हम उससे रूट ढूंढ रहे थे कि उसको बाईपास करके कैसे जाए, नहीं तो वो हमेशा उसको ही जो है क्या करता था, प्रमोट करता था और हमारे बीच में हर्डल्स क्रिएट करता था, है ना, भारत के लिए। तो ये एक क्या है, अल्टरनेटिव है। दूसरी चीज इससे क्या होता है कि भारत की जो क्षमता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, कहां पर, IOR रीजन में, जो मेन कंसर्न का एरिया है पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि वहां भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का मैटर देख रहे हैं आप लोग। अब यहां पर जब हमने देखा तो हमको तुरंत वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि ये USSR का पार्ट था क्या यूक्रेन, ये इतना दबाव क्यों है, ये क्या पहले क्या संदर्भ था, क्यों चाइना अब यहां बता रहा है कि सारे हमले अमेरिका ने किए। तो ये सब चीजें हमारे एनालिसिस करने का टाइम होता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सटीकता से यहां पर अपने नोट्स तैयार करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इवॉल्व हो रहा है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछे, इंटरनल सिक्योरिटी में पूछे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में पूछे, IR में पूछे, है ना, फोर्थ पेपर में एथिक्स में ले जाके भी पूछ सकता है ना। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, उस तरीके से हमको तैयारी यहां पर करना चाहिए, ठीक है। तो IOR रीजन में हमारी स्थिति को ये क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है, ठीक है ना। मेनली किसके अगेंस्ट, तो भैया चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इस रीजन में भारत बहुत शक्तिशाली है और उसका जो मेन मतलब काउंटर पार्ट देखेंगे तो चाइना है, ठीक है ना। तो चाइना के एग्रेसिव पॉलिसी जो है इस रीजन में उसको कहीं ना कहीं काउंटर करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ओमान के बारे में मैंने पहले बताया, ये गेटवे प्रदान करता है हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, जहां से हम 1/5 अपने ऑयल की जो नीड्स है, जो इंपोर्ट करते हैं हम, जो टोटल इंपोर्ट करते हैं उसका 1/5 मतलब 20% वहां से करते हैं। तो वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी होगी, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर बता रहे कि नेवल एक्सरसाइज जो हमारे बीच में होती है भारत और ओमान के बीच में, उसका नाम नसीम अल बहर है। अल नागा का नाम सुना होगा आपने, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये हम देख ही रहे हैं ईस्टर्न बीच, ये किससे रिलेटेड, वायु से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ठीक है ना। अब देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ से रिलेटेड डिजिटल, तो डिजिटली जो है उपलब्ध कराना सारी सूचनाओं को, जब सूचनाएं होंगी तभी तो हम उससे संदर्भित कोई निर्णय ले पाएंगे कि किसको कौन सी पहले क्या थी, प्रॉब्लम थी, रोग था, तो अब उसकी कोई डिपॉजिटरी बना दिया हमने, तो ये पता चल गया कि पहले उनकी क्या, वहां पर उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उपलब्ध है। तो जो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो उसको देखेगा तो आसानी से उसको उचित रूप से जो है उपयुक्त जो है वहां पर मेडिसिन उपलब्ध करा देगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सोल्यूशन जैसे दवाइयां है ना, मॉडर्न टेक्निक्स है आपकी ट्रेडिशनल, वो भी सब यहां पर उपलब्ध होंगी। तो सबको इससे विन विन सिचुएशन है और इससे फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आपकी मॉडर्न जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम इनहेंस करेंगे वहां से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से डायरेक्टली जाके ये क्या होगा, आपका लिंक होगा, जो आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और सी में आप लोग देखते हैं, आर्टिकल 39 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आंसर्स में ऐसे आर्टिकल्स आने चाहिए हमारे, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने 5 साल के लिए जो है इसको, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी, और इसको जो है फिर से क्या कर दिया है, इसके कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। भारत डिजिटल जो मिशन है आयुष्मान, इसके लिए जो इंप्लीमेंटेशन के लिए जो एजेंसी है उसका नाम आप लोगों को पता होगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भैया ऐसा है, 15 अगस्त 2020 को इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने। अब ये जो आपका अभी जो पायलट प्रोजेक्ट था वो जो है कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। वहां पर 6 जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दादरा एवं नागर हवेली है, दमन दीव है, पुडुचेरी है ना। पुडुचेरी के 3 पार्ट है। अच्छा बताइए कहां कहां पर है ये, दरअसल ये मैप में देख के बताइएगा, है ना। तीन पार्ट में है ये आपका, कहां कहां पर है ये बताइएगा। एंड और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, मतलब इसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं रोज आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं, ठीक है ना। बाकी तो आपका विवेक है ही है आपके पास, है ना। विवेक का
जागरण ही नहीं हुआ तो फिर हम क्यों नवजागरण पढ़ते हैं, है ना, हम क्यों पढ़ते हैं पुनर्जागरण वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं यहाँ से रिलेटेड। अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेसफुल वहां पर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, जो आपने ये बनाया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, क्या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर जो है सक्सेसफुली हमने उसको क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। तो अब और जगह भी इसको बढ़ाएंगे। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर डिजिटल सैंडबॉक्स बनाया गया था, एक तरीके का ये क्या है, एक तरीके का ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है, जो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टेस्टिंग करेगा, किस, है ना, तो वो हेल्प करेगा किसको, जो इस फील्ड में जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, है ना, वो उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और एक ये पार्ट किसका होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का, ठीक है ना। तो उस तरीके से उसको संदर्भित करके क्या किया जाएगा, इस तरीके की उन्नत तकनीकों को शामिल करके हेल्थ केयर सिस्टम को हर व्यक्ति के लिए सर्व सहज और सर्व सुलभ बना देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर कंपोनेंट की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इसके दो जो आपके इसके जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला, इसमें हर व्यक्ति की डिजिटली हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। क्यों बनाई जा रही है, उस तरीके से जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है, ठीक है, आपके पास एटीएम है, आपके पास एक्सेस है मोबाइल बैंकिंग की, नेट बैंकिंग की, तो उस तरीके से ये भी हो जाएगा कि आपका हेल्थ अकाउंट हो गया, उसके बारे में आपकी वैयक्तिक जानकारियां होंगी। अब यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का भी मुद्दा उठ सकता है कि भैया दूसरे लोग एक्सेस कर लेंगे, तो जो आपकी सेंसिटिव बीमारियां होती है जैसे एचआईवी, किसी को पता चल गया तो हे दृष्टि से देखने लगे हम, सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक, तो वो एक इशू अलग उठेगा। हमारा दिमाग चारों तरफ चलना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रखना अपने दिमाग को, बस सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, बस लगातार जो चलता रहेगा। और इस दौरान अपने मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरे के अंदर खामियां देखने से अच्छा कि हम अपनी खामियों को देख के उसमें सुधार करें। अगर डेली आप एक एक सुधार करते चले गए ना, आप बात मानिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि एक साल में तो बहुत बड़ी बात होती है, 3 महीने में आप अपने अंदर बहुत अलग टाइप का व्यक्तित्व में विकास देखेंगे। और एक बार वहां से अगर आपका डेवलपमेंट हो गया तो आपको फिर जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ईमानदारी से की गई मेहनत आपको हमेशा जो है अच्छा ही रास्ता दिखाएगी, अच्छे रास्ते पर ही ले जाएगी, है ना। तो अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत पर भरोसा रखिए और कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, बस, ठीक है ना। अब यहां पर किसी ने जो है जैसे कमेंट किया कि 30 दिन का एक साथ बनाया करिए। अरे डेली का इसलिए बनाया जाता है कि आपका रूटीन बना रहे। अब यहां फास्ट फूड की आदत पड़ गई, हमारे फूड हैबिट्स में चेंज आया ना, पहले दलिया खाते थे, अब ओट्स आता सपोला का, तो हमको सब चीजें बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सीधा सा नियम है कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई 5 किलो की वस्तु है, उसको हमको डिस्प्लेस करना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी ना आप लोग। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो डेली करंट अफेयर्स को देखना है कि किस किस हम एस्पेक्ट में उसको टॉपिक को देखते हैं। जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब इतना ही होता है आंसर राइटिंग में कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसका एनालिसिस करें। कोई भी संदर्भ है तो उसका सामाजिक संदर्भ, आर्थिक है, राजनीतिक है, भौगोलिक है उसका संदर्भ, मनोवैज्ञानिक है उसका जो है एथिकल पर्सपेक्टिव है। तो जितने डायमेंशन में आप बांटेंगे उसी को बोलते हैं विश्लेषण क्षमता। और आपकी विश्लेषण क्षमता ही जांचने के लिए यूपीएससी ने पेपर बनाया है या स्टेट पीसीएस ने बनाया है। इस चीज को आप समझ रहे हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं? क्या पहुंच रही बात आप तक? कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बताया क्या जा रहा है कि ये जो हेल्थ अकाउंट हो जाएगा तो इसको जो है हेल्थ रिकॉर्ड के लिए जो क्या कर सकेंगे, उसको एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि वो लिंक्ड होगा आपका किससे, मोबाइल एप्लीकेशन से। तो उसको जो है कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपका वो सुरक्षित भी रहेगा, संरक्षित भी रहेगा, है ना, और अवेलेबल भी सब जगह होगा आपके लिए ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इजी हो जाएगी, सूचना यहां पर उपलब्ध हो जाएगी उनके बाद। उसके बाद यहां पर रजिस्ट्री की बात करें, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की एक रजिस्ट्री बना देंगे, है ना, जहां पर सब चीजों को एकत्रित करके रखा जाएगा रिपोजिटरी की तरह। तो ये क्या करेगा कि हेल्थ केयर को, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको भी तो क्या करेगा, उनको भी हेल्प करेगा, ठीक है ना, उनके भंडार के रूप में काम करेगा। तो उसमें दोनों तरीके की जो चिकित्सा प्रणालियां हैं वो भी उपलब्ध होंगी, आधुनिक भी पारंपरिक भी। तो उसको एक्सेस करके आसानी से किसी को क्योर किया जा सकता है ना। तो सबके लिए है, एक तो रोगी के लिए भी फायदेमंद है ये आपका, डॉक्टर के लिए भी आपका फायदेमंद है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंश्योर किया जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये अगर सूचना होगी, आप एक बात बताइए, जैसे कोविड आ गया, अब किसी को पता है कि ये आपका डायबिटीज टाइप 2 से क्या है, आपका पहले से ग्रसित है, तो ज्यादा प्रोन हो गया। अगर उसके बारे में जानकारी है डॉक्टर को तो उस हिसाब से करेगा,
दवाई लिखते समय बहुत सारी चीजें देखी जाती कि हार्ट पेशेंट है तो ये वाली दवाई नहीं लिखी जा रही है। तो ऐसा होता है कि एलोपैथिक जब हम दवाई देते हैं तो एक दवाई जब हम देते हैं तो उससे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो उन चीजों को रोक पाएंगे कि एक रोग ठीक हुआ दूसरा हो गया। अभी कैंसर जो है बहुत बड़ी समस्या भारत में बनी हुई है ना, ठीक है, तो वो सब चर्चा करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि डेटा जो है मैनेजमेंट, ठीक, इस्टेब्लिश करना है हमको डिजिटल हेल्थ सिस्टम, जिसे मैनेज करना है हमको कोर डिजिटल हेल्थ डेटा का। जब तक डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब डेटा ही नहीं होगा तो हम उससे रिलेटेड योजनाएं कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हिडन हंगर की समस्या है। अब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गई, दाल चावल आपने उगा लिया, हरित क्रांति हो गई, आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन समझिए कि अभी भी क्या हम लोग तैयारी करने के बावजूद भी अपने में से ही एग्जाम्पल लेके देखिए, हमारे पास सारे जीवन के एग्जाम्पल हमारे आसपास ही होते हैं, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इतना हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतना हमको माइक्रो चाहिए, इतना हमको जो है फैट चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना विटामिन सी चाहिए, इतना विटामिन डी चाहिए। ऐसा सोचते हैं क्या? हम नहीं सोचते। दाल चावल रोटी सब्जी उठाया, घी लगाया, ज्यादा खुश हो गए तो हमने सलाद खा लिया, एक बार में भर के खा लिया हमने। हमारी जो हैबिट है वो वही है, ठीक है ना। अब सब लोगों की, अब हो सकता है कि कुछ लोग कॉन्शियस हो, बिल्कुल अब फूड हैबिट चेंज भी हो रही है, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? मेजॉरिटी से। तो आप खुद देखिएगा, क्या हम इससे अवेयर है? नहीं है, नहीं है ना, अवेयर नहीं है इससे। तो हमारा अब फोकस कहां पे होगा? अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में नहीं, हम किस पे कर रहे हैं? न्यूट्रिशन पे कर रहे हैं, ताकि हिडन हंगर को हम क्या कर सके? रोक सके, ठीक है। तो जब डेटा होगा हमारे पास कि कितने लोग स्टंटिंग से रिलेटेड हैं, ग्रसित हैं, कितने लोग वेस्टिंग से जो है, चिल्ड्रन जो है आपके वो संदर्भित हैं, तब ना हम उनके लिए योजना बनाएंगे, ठीक है ना। ये वहां से इसको जो है आप लिंक करिएगा कि जो सूचना का किस तरीके से उपयोग करेगी सरकार, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इनके लिए जानकारियों का एक सिंगल सोर्स हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, है ना, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, बिल्कुल ठीक बात है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये बेस्ट प्रिंसिपल भी होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 का, इसमें डायरेक्टली ऐसे भी जो है बनाया जा सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र टॉपिक है आपका, एक फुल क्वेश्चन के लिए भी और एक आपका ऐसे के लिए भी, ठीक है। तो इसमें स्टेट्स और यूटीज जो है कॉपरेशन से काम कर रही है ना, इसके स्कीम का जो उद्देश्य है आपका उसकी पूर्ति के लिए। अब यहां पर ये बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इसमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आपके पब्लिक, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड आपकी अथॉरिटीज है, उनके साथ मिलकर जो है वहां पर सक्रिय रूप से भाग ले और काम करे। तो दोनों के पार्टिसिपेशन से अल्टीमेटली पूरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य, जो राष्ट्र का स्वास्थ्य है, उसके संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य पे खर्च होने वाला हमारा व्यय है उसको हम रोक पाएंगे तो वो व्यय बचेगा, तो सरकार करेगी क्या? उससे कल्याणकारी जो आपकी योजनाएं हैं, है ना, उस पर ध्यान देगी, है ना। जो हमारे यहाँ राजस्व बढ़ेगा तो हमारे यहाँ इस तरीके की योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम मोबिलाइज कर पाए, है ना। ऐसे जोड़िएगा इन चीजों को। इसके बाद यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी इन्हेंसमेंट किया जाएगा और जो भी मौजूदा सूचना प्रणाली है उसको सुदृढ़ भी किया जाएगा। नॉर्मल से पॉइंट है, रेपिटेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, कोर टॉपिक जैसे हेडिंग बनाते हैं हम 1 2 3 4 मोर देन सफिशिएंट, है ना। 12 उसमें ऐसा नहीं कि 10 नंबर का तो 10 पॉइंट एक लाइन के लिख दिए, उसमें हमने एक हेडिंग बनाई और उसके अंदर 2-3 सब पॉइंट्स लिखे, तब मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना। नहीं तो कॉलेज स्कूल टाइप के आंसर दिखाई देता है हमारा। तो प्रेजेंटेशन का तो खेल है ही है इसमें। अब बेनिफिट्स क्या होंगे इसमें, तो सीधी बात है कि भैया बेनिफिट्स ऐसे होंगे कि जो रोगी होंगे उनके पास जो है सारी चीजें उनसे रिलेटेड जानकारियां होंगी, तो वो उसको क्या कर पाएंगे उपयोग। और जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको जो है डायरेक्टली साझा कर देंगे, तो बार बार जो उनको टेस्ट कराना पड़ता है और समस्याएं होती है उससे पैसा बचेगा उनका, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर को उनको उचित दवाई देने के लिए वो डेटा उपलब्ध होगा तो वो ज्यादा सटीक दवाई कर पाएगा, ऐसे समझिएगा लेमैन की लैंग्वेज में। इसके बाद जो है यहाँ पर टेलीमेडिसिन, है ना, ई फार्मेसी, ऐसी सुविधाओं का भी जो है लाभ उठा सकते हैं रोगी और जो स्वास्थ्य पेशेवर है वो दोनों, ठीक है। इससे जो है आपकी स्वास्थ्य के अंतर्गत जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सेवाएं, तो उनके जो कॉस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट में बात करें कि वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी आएगी, जवाबदेहिता भी आएगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है ना। इससे जो है R&D वगैरह करने में भी डेटा रहेगा तो हमको क्या होगी, हेल्प होगी। इसके बाद सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जा रही है, तो देखिए आप मैप देखेंगे भारत का, तो इससे संदर्भित आप जब नदी, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो पूरा सत्संग देखेंगे, सिंधु जल प्रणाली जो है आपकी,
तो उसमें इंडस, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास और सतलुज, तो ये भारत की तरफ नदियां हैं, इसका भारत उपभोग कर सकता है और इसका क्या कर सकता है पाकिस्तान। ये ट्रीटी के बीच में मध्यस्थता से आया, तो इसका जो टोटल जल है वो 80% यूज कर सकता है कौन, पाकिस्तान, 20% हम कर सकते हैं, है ना। ये मेन था आपका, ठीक है। अब ये समझिए कि ये 1960 में की गई थी कराची में, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और किसकी मध्यस्थता में, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई थी, ठीक है ना। मैंने बोला ईस्टर्न रिवर जो है इसमें, उसमें कंट्रोल दिया गया है किसको, भारत को। ब्यास, रावी, सतलज लिख दिया इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये हमारे मैप के संदर्भ में बोल रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमको। तो और जो आपकी 3 वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम, चेनाब, उसको पाकिस्तान यूज करेगा। टोटल जो 20% यूज करेगा भारत उसके जल का, और 80% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। अब ये अलाउ कैसे करता है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो लिमिटेड इरिगेशन यूज कर सकते हैं और अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन, नेविगेशन, फिश कल्चर, और बहुत सारे विभाग भी हमारे, है ना। बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, तुलबुल है, बहुत सारी है। बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, ये प्रीलिम्स में हमेशा पूछता है कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं वहां पर जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी जो है विवाद बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेगुलेशन, विनियमन का काम करता है, भारत किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएगा वहां पर वेस्टर्न रिवर्स में, उसके बारे में एक जो है पूरा का पूरा रोड मैप देता है ये, ठीक है। इसके बाद इसको जो है पूरे विश्व में सबसे सफल संधियों के रूप में माना जाता है, जिसमें वाटर शेयरिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, जल से संदर्भित कि 2 देशों के बीच में अगर कोई नदी बह रही है तो उसके भी, बांग्लादेश के साथ भी है हमारा विवाद, ठीक है ना, चाइना के साथ, सब जगह विवाद है। आप लोगों को पता है ना कि जहां जहां हमारे पड़ोसी देश है तो नदी जल से संदर्भित विवाद होता है। हमारे यहाँ तो राज्यों के बीच में भी विवाद है ना, उसके संदर्भ में भी एक्ट बना है, उसके संदर्भ में भी आर्टिकल 262, आर्टिकल 263 देखते हैं आपकी, वहां पर किस तरीके से बनाई जा सकती है कोई संस्था, है ना, राष्ट्रपति किस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद जो है जो इंटर वाटर, है ना, जो आपका डिस्प्यूट एक्ट है आपका, है ना, 1956 का, उसके अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं, तो ये सब चीजें देखा होगा आपने, ट्रिब्यूनल वगैरह भी बनाए गए हैं वहां पर। तो ये एक समस्या का जो है हमेशा एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो 2 देशों के मध्य तो और बड़ा मैटर हो गया, तो उसके बावजूद ये बहुत सफल संधि मानी जाती है क्योंकि भारत ने यहां पर पूरी तरीके से सहयोग किया पाकिस्तान का, ठीक है ना। लेकिन जो विश्लेषक है उनका कहना है कि अब जो है इस जो योजना है, परियोजना है, ये आपकी जो संधि है, इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड संदर्भों को आप समृद्ध करिए और इसके दायरे को बढ़ाइए और वहां पर टेक्निकल स्पेशलिटी को, जो तकनीकी विशिष्टताएं हैं उनको अद्यतन करिए, आज के हिसाब से संदर्भित करिए, प्रासंगिक करिए और इसको और सस्टेनेबल एस्पेक्ट में आगे की ओर ले जाइए, ठीक है ना। अब यहां पर मान लीजिए दोनों देशों के बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह यहां पर लगाना है, इंजीनियरिंग वर्क वगैरह हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो वो डेटा जो है एक दूसरे के साथ साझा करना आवश्यक है कि तुमको कोई समस्या तो नहीं है भैया, है ना। तो जो है म्यूचुअल, जो है आपका ट्रस्ट पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होता है तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको जो है खत्म किया जाएगा, या तो कोई न्यूट्रल जो आपका थर्ड पार्टी लाया जाएगा, जो टेक्निकल जो आपका एक्सपर्ट होगा। इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहां पे है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद सलाल डैम की बात कर रहे हैं, रिवर चेनअप पे ये आपका क्या है, अवस्थित है, और अभी म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ, दोनों के बीच जो है आपसी जो है आपके समझौते, सहमति के द्वारा जो है ये आपका क्या किया गया, इस पर निर्माण किया गया सलाल बांध का, चिनाब नदी पर। याद रखिएगा किस नदी पर है, ये प्रीलिम्स के लिए यही फोकस किया जाता है ना, अपने दिमाग को। अब यहां पर आगे की ओर देखेंगे हम लोग, तो तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करें, झेलम रिवर पे है, ये पेंडिंग है आपका दशकों से, अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार चर्चाओं के बाद भी। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये बता रहे हैं कहां से होकर बहता है ये सिंधु नदी का जो जल प्रणाली है, पूरा जल तंत्र, उसके बारे में बता रहे कि जैसे मुख्य रूप से ये आपका इसका प्रवाह जो है इस प्रणाली का तिब्बत से है, फिर हिमालय वाली रेंज में देखेंगे तो हिमाचल है, जम्मू है आपका, है ना, जेएनके है जो आपका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिंध राज्यों से होकर बहती, फिर गुजरात में कराची के साउथ में अरब सागर में कोरी क्रीक में मिल जाती है। अब क्रीक क्या होता है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से हमको ना जहां पे भी टर्मिनोलॉजी मिल जाए वहीं पर हमको कोर पार्ट को रिवाइज कर लेना है, इसी से फायदा होना है हमको, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम करंट पढ़ते तो उसको बेसिक से लिंक करके पढ़ना आवश्यक है, ये नहीं कि रोज की घटनाएं पढ़ लिए और अपने मन को जो है संतुष्टि दे दी कि भैया हम करंट पढ़ भी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वालिटेटिव एनहांसमेंट होना चाहिए आपके अंदर। इसके बाद जो है दोनों पक्ष जो है भारत पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की भी बात की गई है, स्थापना करेंगे इसकी आयोग की। इसके बाद रीजन बताते हैं, अभी रिसेंट जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो मैंने बताया आपको कि उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो उसके बाद भारत ने बोला भी कि भैया हम वॉकआउट कर जाएंगे ट्रीटी से, ठीक है ना। लेकिन ये इसका समाधान नहीं है, ऐसा जो विश्व के जो आपके स्पेशलिस्ट है वो ऐसा बोलते हैं, इसको देख जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल सी चीज है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इंडियन एग्रीकल्चरल
एस्पेक्ट है, एग्रीकल्चर कृषि का संदर्भ है, और फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर रखा गया है ना, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभी यूएन का एक समिट हुआ है ना, यूएन फूड सिस्टम्स के समिट हुआ, उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि भारत जैसे जो आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज है, स्पेशली फॉर भारत, कि उनको जो है त्वरित रूप से एक्शन लेने की आवश्यकता है कि वो अपने फूड सिस्टम को पूरे भारत में जो है ना स्ट्रेंथन करें, है ना। इंडिया में 5 एरिया की बात की गई कि कहां पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, हमने हरित क्रांति से क्वांटिटेटिव जो हमारी समस्या थी, मतलब जो उत्पादन की समस्या थी, है ना, जिसमें हम बोल रहे हैं क्या कि क्वांटिटेटिव जो हमारा अप्रोच था उसको तो हमने एड्रेस कर लिया, लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, जो हमारे किसके अंतर्गत, सस्टेनेबल गोल्स के अंतर्गत दिया जाएगा, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो हमने बनाए हैं अपने लक्ष्य, उसके संदर्भ में भी जाके जुड़ेगा। तो वहां पर अभी हमने काम नहीं किया न्यूट्रिशंस पे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, नरिश ऑल पीपल है, बूस्ट करना है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को, एडवांस इक्विटेबल लिवलीहुड्स की बात करना है कि जो कृषक की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। डिसेंट वर्क और एम्पावर्ड कम्युनिटीज के लोगों के बीच में अवेयरनेस हुआ है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन कैसा है, कहां पर कैसी खेती करनी है, सॉइल हेल्थ कार्ड बना तो हर जगह बन जाए कि भैया हम एक ही चीज जानते हैं कि कुछ भी हो तो हम बोले कि भाई खाद दे दो। बेचारे जो अनअवेयर है, गए दुकान से ले आए, डाल दिया, उनको क्या पता कि ये लाल मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो इसमें किस तरीके के पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता है, किसकी कम है, तो उससे सॉइल इरोजन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो इन सब समस्याओं को वहां पर एड्रेस करना है हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो है कृषि को आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है क्या है, वो आपका वंचित ग्रुप में आता है। मान लीजिए कोई आपदा आती है, या जलवायु परिवर्तन होता है, या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तो सबसे पहला प्रभाव कृषि के ऊपर, तो सबसे वल्नरेबल सेक्टर है। तो यहां पर इसको भी, इससे संदर्भित हमको रिजिलियंट, जो इसके संदर्भ में इसका शमन करने के लिए वैसी संरचना का फॉलो या वैसी क्रियाविधियों का जो है हमको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा इनके इंप्लीमेंटेशन को, ठीक है ना। जो भी आपके इनके मीन्स है, नॉर्मल सी चीजें, 5 एस्पेक्ट, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे आगे, है ना। इसमें कुछ नई चीजें नहीं है, जो बार बार हम डिस्कस करते हैं वही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर हम एफिशिएंसी जो है इसको क्या करेंगे एफिशिएंट बनाएंगे, और हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, ठीक है ना। उसके बाद हम सस्टेनेबल जो भी एस्पेक्ट है उसको भी यहां पर एम्बेडेड करेंगे। अब जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, तो भैया भारत एक ट्रॉपिकल देश है, पहली चीज। अब यहां पर क्या है कि सोइंग सीजन, बुवाई का सीजन लंबा है, 3 सीजन होते हैं हमारे यहाँ, यूरोप वगैरह में नहीं होता है, वेस्ट में नहीं होता, हमारे यहाँ 3 सीजन है। नदियां हैं, उर्वर मिट्टी भी है ना, और नदियां कैसी है, 12मासी नदियों की भी हमारे यहाँ उपलब्धता है। तो मतलब ये है कि सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है ना, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल जो है प्रैक्टिसेस की जा सकती है। लेकिन हम जो है उतने अवेयर नहीं है, इसलिए उन चीजों को नहीं अपना पा रहे, इसीलिए हमारे यहाँ जो है अब देख रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की समस्या बहुत है, सॉइल इरोजन की समस्या बहुत ज्यादा है, अर्बनाइजेशन से भी जाके कनेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं, लीचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, और ये जो हम ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वाटर जो है आपका वहां पर भी कंटामिनेशन कर रहा है, जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो है वाटर बॉडी में मिलके और एयर में मिलके कार्सिनोजेनिक भी हो जाता है ना। हरियाणा वगैरह, पंजाब वगैरह में ये नई समस्या आप देख रहे होंगे कैंसर की, ठीक है। तो भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत प्राचीन काल से ही आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल से देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो जो है उसके बाद भी देखेंगे तो हम कृषि के क्षेत्र में हमेशा से संपन्न रहे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो बड़ी कठोर नीति लाते हैं, जिसमें आपको पता है कि 1793 में कॉर्नवालिस ले आएगा आपका क्या, जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, है ना, स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद महालवाड़ी देखेंगे आप, उसके बाद जो है आपका एक और है, बताइए कौन सी है, वो आपकी रैयतवाड़ी है। तो इस तरीके की जो भी योजनाएं ला रहे थे वो क्यों ला रहे थे, अपने फायदे के लिए, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो उनको सरप्लस चाहिए था, यहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए था, तो हमारा पोषण कर रहे थे अपनी औद्योगिक क्रांति की फलीभूत करने के लिए। तो भारत के यहाँ जो कठोर रेग्रेसिव जो राजस्व नीतियां थी, उससे भारत की जो कृषि के अंतर्गत उत्पादकता थी उसमें जो है वहां पर क्या देखा गया, ऋणात्मक प्रभाव उस पर देखा गया ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी के कारण, है ना, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पहला जो 5 ईयर प्लानिंग था, वहां पर हमने एग्रीकल्चर को जो है टॉप प्रायोरिटी पे रखा और फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एलोकेट किया 31% टोटल आउटले में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1965 का दौर देखेंगे आप, है ना, मतलब 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 के बाद रोलिंग आपका प्लान आ जाएगा, है ना, इस तरीके से हमको याद होना चाहिए। तो थर्ड 5 ईयर जो प्लान है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे आप
देखेंगे कि अब नेहरू जी का जो है इंतकाल हो जाएगा, है ना, वो जो है आपके उनका स्वर्गवास हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री आते, तो उसी समय हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ, चाइना से वॉर हुआ, तो हम जो है अपनी बाह्य जो है चुनौतियों से निपट रहे थे, आंतरिक स्तर पे जो है हमको समस्याएं थी, क्योंकि अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हुए थे कृषि के एस्पेक्ट में, तो हमको आयात वगैरह बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। पीएल 486 जहाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो ये समझ गई कि भैया सबसे पहली बात देश को विकास के लिए हमको कृषि में, मतलब जो खाने में, खाद्य पदार्थों में हमको आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए फिर वहां पर फोकस किया जाता है योजना आयोग के बाद के द्वारा किस पर, एग्रीकल्चर में, और वहां पर हरित क्रांति को अंजाम दिया जाता है। और जब हरित क्रांति आती तो हम जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लेकिन इसकी भी समस्याएं बहुत सारी है, क्योंकि ये मोनोक्रॉपिंग पर बेस्ड था। अब देखिए यहाँ पर जो है विशेषताएं बता रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो सीधी बात है ये जो है वैज्ञानिक तरीकों को यहाँ पर अपनाया गया है ना, उस तरीके से सरकारी नीतियों को इंप्लीमेंट किया गया, और कई बहुत हद तक जो है इसमें समुदायों को भी शामिल किया गया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन गया, ठीक है ना। और ये मेनली जो फोकस था वो दो चीजों की, दो फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में था, एक राइस एक व्हीट, ठीक है ना। अब इसी यही समस्या का कारण भी बनेगा आगे चल के, ठीक है ना। एक ही तरीके के फसल अगर आप एक जमीन में, आप खेत में मतलब बार बार उगा रहे हैं, तो एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स वहां से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मृदा की उत्पादकता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। वही यहाँ पर आगे रीजन में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड में क्या था, तो सीधी बात है जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे उनको यूज किया गया राइस और व्हीट के लिए, ठीक है ना। नई नई जो है सिंचाई की सुविधाएं, जैसे कैनाल वगैरह बनाया गया, इंदिरा गांधी कैनाल वगैरह आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो उसी से संदर्भित है। अब यहां पर क्या किया गया कि बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया गया, जैसे हार्वेस्टर हो गया, कंबाइनर हो गया, थ्रेशर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट हुआ। लेकिन ये लिमिटेड एरिया में था, है ना, पंजाब, हरियाणा और जो आपका जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है ना, साउथ में भी कुछ जगह थी जहां पर फायदा हुआ, लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र था भारत का वो इससे अछूता रह गया। दूसरी चीज क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस ये भी थी कि इसमें बड़े बड़े खेत के जोत चाहिए होते हैं, और हमारे यहाँ 86% मार्जिनल फार्मर्स आज भी हैं, जिनको हम सीमांत कृषक बोलते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो पंजाब हरियाणा साइड बड़े बड़े जो है खेत के चक थे, है ना, खेत के चक थे, तो वो ज्यादा उसका लाभ ले पाए, तो लिमिटेड हो गया। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है नेक्स्ट फेज हम जो है हरित क्रांति का नॉर्थ ईस्ट के साइड ले जाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है। इसके बाद बहुत सारे आयाम अपनाए गए, गवर्नमेंट के एफर्ट्स बता रहे हैं, जैसे एमएसपी है आपका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसको बनाया गया। रेगुलेशन के लिए एग्रीकल्चर मार्केट के लिए जो है आपकी मंडियां वगैरह को जो आपके रेगुलेट करते हैं, तो एपीएमसी एक्ट लाया गया, है ना। इसके भी जो ड्रॉबैक्स थे इसको हमने दूर किया अभी ई नैम से। तो ये सब जो है कंटिन्यूएशन में चलता है, ठीक है ना। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी लाया गया, जिसमें से वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को शामिल किया गया, ताकि अवेयरनेस आए, तब तो वो अपनाएंगे इन सब चीजों को। उनको बहुत सारी सब्सिडी वगैरह भी दी गई, और उसके साइड इफेक्ट भी है कि जब सब्सिडी मिल गई इलेक्ट्रिसिटी की, तो भैया सिंचाई के लिए पंप चालू करके छोड़ दिए, अब उसमें ओवर इरिगेशन से लीचिंग की समस्या होगा, लीचिंग की समस्या हो गई तो अगर जमीन दलदली हो गई आपकी, तो वो लाखों वर्ष में, हजारों वर्ष में भी रिस्टोर नहीं होती है एक बार जो जमीन दलदली हो जाती है ना। इंदिरा गांधी कैनाल के बगल में ये बहुत बड़ी समस्या, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम आत्मनिर्भर हो गए, किस क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बन गए, और खाद्यान्न के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हो गए। अब इसमें मुख्य मुद्दे क्या थे, तो पहली चीज समझिएगा कि फूड सिक्योरिटी के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला क्वालिटी मतलब क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट था उसको तो एड्रेस कर दिया हमने, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन था उसको तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमने वहां पर क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हुआ कि आज जितनी रिपोर्ट्स आप देखते हैं, वैश्विक भूखमरी, है ना, जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, उसमें हमारी रैंक 101 है 116 देशों में। तो भैया ये क्या है, हिडन हंगर की समस्या, हिडन हंगर की समस्या बहुत ज्यादा है। मतलब न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में आज भी हमारे यहाँ हर दूसरी महिला जो है एनीमिक है। तो जब महिला ही एनीमिक हो गई, तो हर बच्चे को जन्म तो मां दे रही है, तो जब मां दे रही है तो वही बच्चे, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा जन्म ले, तो वो आगे चल के क्या है, राष्ट्र के लिए तो वो पूंजी है, राष्ट्र के विकास का वो मानक है ना। तो जब वही बीमार हो गया बचपन से ही, तो आगे चल के जो है वो कैसे कर पाएगा अपना विकास अपेक्षित रूप से जितना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी में नेगेटिव जो है इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। इस तरीके से एड्रेस करिएगा इसको, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हमारे यहाँ अप टू द मार्क नहीं है, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे गर्भवती महिलाओं की बात करें, जो स्तनपान कराती महिलाएं, चाहे उनकी बात करें, तो वो अप टू द मार्क नहीं है। और पूरे विश्व के 25% जो भूखे लोग हैं, मतलब हंग्री पीपल जो है पूरे वर्ल्ड के एस्पेक्ट में, वो भारत में है, समझ रहे हैं। 1/4 पूरे विश्व के हंग्री पीपल में से। कितना बड़ा डेटा है ये हमारे लिए, शर्मनाक और भयावह डेटा है ये, ठीक है।
अब यहां पर हम आगे की ओर देखेंगे कि हमारे यहां जो प्रॉब्लम ये है कि हिडन हंगर है, जो कंसर्न है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है और मैक्रो के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है आपका, है ना, ग्लोबल हिडन हंगर का। वो जो हम मतलब जो आपकी छुपी हुई क्या है, भूख है ना, मतलब ये सीधी बात है, कुपोषण से जाके सीधा संदर्भित होगा आपका एक तरीके से, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में डेफिशिएंसी। अब यहां पर क्या क्या जो है आपके ड्रॉबैक्स रहे हरित क्रांति के, तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी। मोनोक्रॉपिंग आप समझ गए होंगे, एक ही तरीके के फसल लगाने से एक ही तरीके के पोषक तत्वों को वहां पर अवशोषित किया जाता है, जिसके द्वारा जो वहां पर जैसे गेहूं लगा रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, वहां पर डाइवर्सिटी नहीं ला रहे हैं हम, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि एक ही तरीके के जो है न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, मृदा का क्षरण होता है, उत्पादकता में कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव आता है। इसलिए हम बोलते हैं वैरायटी लाइए, तो वहां पर आप रागी को उगाइए, है ना, आप जो है मिलेट्स को उगाइए, तो न्यूट्रिशनल जो चैलेंज है उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, और डाइवर्सिटी आएगी तो मृदा की जो उत्पादकता है वो भी बनी रहेगी, है ना। तो डोमिनेंट बता रहे हैं अभी कुछ फसलों को, जैसे राइस है, व्हीट है, सुगर केन, तो बिल्कुल सही बात है, इसी को प्राथमिकता भी दिया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट टॉपिक वही है कि ग्राउंड वाटर डेट्रियोशन, जो आपका डेट्रियोशन होता है, मतलब मृदा क्षरण होता है, भूजल क्षरण होता है ना, भूमि का क्षरण होता है, तो उस सबसे ये क्या है, मोनोक्रॉपिंग से संदर्भित है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे हमारे यहां आप देखेंगे, तो जब हम कृषि में बात करते हैं कि बैकवर्ड और आपका फॉरवर्ड जो लिंकेज सिस्टम, मतलब कृषिगत उत्पाद आपने उगा लिया, लेकिन जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो भी तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो भैया जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास, तो प्रोडक्शन आपने बढ़ा लिया और आपके पास उसको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो बहुत ज्यादा हुआ इसके द्वारा, ठीक है ना, आज भी होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहे हैं कि सब्सिडी भी बहुत सारी दी गई थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इन सब के लिए सब्सिडी दी गई थी, तो सब्सिडी दी गई तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी, तो उसके कारण जो है राज्यों और केंद्रों के ऊपर जो है राजस्व का दबाव बना, राजकोषीय दबाव बना, है ना, इसके नेगेटिव इंपैक्ट बताया जा रहा है। इसके बाद इसने जो है रीजनल इंबैलेंस को कई हद तक बढ़ाया है। इससे जो है रिच फार्मर्स, जो आपका रिचेस्ट फार्मर है ना, जो रिच फार्मर्स है वो अलग हो गए, गरीब जो है आपके किसान वो अलग हो गए। तो जैसे पंजाब हरियाणा के किसान जो है वो बहुत ज्यादा जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन आप बुंदेलखंड के देखेंगे रीजन के आपके, या आपका रॉयल सीमा वाले क्षेत्र के कृषकों को देखेंगे तो वो बेचारे क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, उनके संदर्भ में बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये कहीं ना कहीं आय की असमानता को भी बढ़ाता है, ठीक है ना, इस तरीके के अंतर को भी इसने उत्पन्न किया है, इस तरीके के गैप को भी इसने बढ़ाया है। इससे जो है कई सारे विद्रोह देखे जाते हैं, किसानों के द्वारा आत्महत्या देखी जाती है, तो बहुत सारे उसके संदर्भ हैं आपके, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि हमको क्या अपनाना चाहिए इस तरीके की समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, तो एक एकीकृत जो है प्रणाली, जो वैज्ञानिक संदर्भों से युक्त हो, ऐसी प्रणाली को अपनाना चाहिए, और एक कंप्लीट जो है सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है बनाना चाहिए, जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को एड्रेस करता हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि फूड सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले इंश्योर करना है इसमें सेफ और न्यूट्रिशियस फूड सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति में हम मात्रात्मक पहलू से निपटना चाह रहे थे। अब जो आधुनिक खाद्य प्रणाली है उसके संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिशन है। अगर किसी की इम्यूनिटी बढ़िया होती है तो वो सबसे कम प्रोन होता है कोविड के इन्फेक्शन से भी, अभी भी आप देखेंगे, है ना। तो क्या बोला कोविड में लोगों ने कि विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए, मल्टीविटामिन खाइए, तो अगर हम पहले से ही खा रहे होते तो समस्या नहीं होती, लेकिन हम तो टेस्ट कराते ही नहीं है तब तक जब तक हम एडमिट होने की या जब बेड से ना उठने की उम्मीद नहीं आती, तब तक हम लोग जाके अपना रूटीन चेकअप नहीं कराते। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोग जाके रूटीन चेकअप कराते हैं, बताइएगा जरा, सही बात बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है, एक ही तरीके की फसल को ना उगाइए, बदल के उगाइए, ये नहीं कि गेहूं चावल। अब आप देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम उपेक्षित कर देते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं बहुत ज्यादा होता था, ठीक है भैया, सेमी एरिड रीजन है, गेहूं तक ठीक था, है ना। अब उसके लिए भी पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं, लेकिन ठीक है, वहां पर गेहूं 2 फसल हो जाती है, वहां पर लौटते हुआ जो आपका मानसून होता है उससे आप देखेंगे, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी से आता है, टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा जो बारिश हो जाती है, तो 2 खेती हो जाती है वहां पर, है ना, गेहूं वगैरह की, तो ठीक है गेहूं तक। लेकिन अब चावल की कीमत ज्यादा थी तो लोग चावल उगाने लगे, क्यों, क्योंकि वहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो उसके कारण दलदली क्षेत्र का विकास हुआ, उसके कारण लीचिंग की समस्या हुई, ठीक है ना, लीचिंग की समस्या हुई, आप समझ रहे हैं। इससे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी होता है इससे, और एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट है, और उससे संदर्भित जितने भी आयाम है वहां पर ये ऋणात्मक
नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसको बदलने की जरूरत है और हमारे कंजम्पशन पैटर्न को भी, हम भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, अगर हम थोड़ा अपना तरीका बदलें कि कभी बाजरा भी खाएं, कभी रागी भी खाएं, मिलेट्स भी खाएं, तो हमको कई लोगों को तो ये भी लगता है कि अरे ये गरीबों का भोजन है। गरीबों का नहीं भैया, ये हमारी अपनी जो है सोच है। आज वही चीजें बिक रही है मार्केट में पैकेट में, तो आदमी खा रहा है दलिया। पहले बेइज्जती मानता था आदमी दलिया खाना, अब बताने में अच्छा लगता। ओट्स खा रहे हैं, ओट्स, है ना। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट इकोनॉमी हमारी मेंटालिटी को क्रिएट करती है। हम सब बोला ओट्स खा लेंगे लेकिन हम दलिया नहीं खाएंगे क्योंकि दलिया तो गरीब आदमी खाते हैं, है ना। इस तरीके की सोच भी जो है, सामाजिक एक जो मानसिकता है वो भी लोगों के बीच में बहुत जो नए तरीके के प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं हार्डल का काम करती है ना। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि जो भी हमको पैटर्न अपनाना है वो कंजम्पशन से रिलेटेड सस्टेनेबल होना चाहिए। मल्टीपल जो है क्रॉपिंग का के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि मिक्स क्रॉपिंग करिए, एनिमल हस्बेंड्री को आप उसमें इंक्लूड करिए। ये भी कहीं जाके सामाजिक रूढ़ी से जुड़ता है कि ब्राह्मण व्यक्ति खेती कर रहा है तो कैसे कर ले भैया, पशुपालन वगैरह पाप है ना धर्म के हिसाब से, तो कई चीजें वैसी भी हर्डल आती है वहां पर, ठीक है ना। तो अब ये कृषि जो है आपका मौसमी रोजगार है ना, सीजन के हिसाब से, और उसके बाद भी सीजन के बाद अगर कोई आपदा आ गई तो खत्म हो गया उसकी पूरी आय। तो आय की भी तो उनके पास विकल्प होने चाहिए। तो इसीलिए तो मिक्स क्रॉपिंग हो गई, है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वहां पर डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। तो सरकार बहुत सारे एंगल पे काम भी कर रही है वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है वो जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को अपेक्षित करके कि जहां पर जिस तरीके का आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उस हिसाब से हम खेती करें। जहां पर आपके गेहूं के लिए उपयुक्त है वो गेहूं करे खेती, चावल के लिए जो उपयुक्त है वहां पर चावल की खेती करें। तो उससे क्या होगा, जो सतत कृषि का संदर्भ है उसको हम वहां पर क्या कर पाएंगे, मूर्त रूप में क्रियान्वित कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहां पर बताया जा रहा है कि इससे समता से संदर्भित आजीविका को भी यहां पर क्या कर पाएंगे, हम संदर्भित कर पाएंगे, उसको भी जो है डिलीवर कर पाएंगे लोगों तक। ये इकोनॉमिक डायमेंशन है इसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर मान लीजिए कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है कृषि इस क्षेत्र से, तो उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे ताकि कोई भी अगर आपदा आती भी है तो उससे हम निपट सके, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो चाहे कोई डिजास्टर हो उसका इंपैक्ट सबसे पहले कृषि और कृषक पर पड़ता है, ठीक है ना। और आज भी हमारे यहाँ लगभग 48 से 50%, ऐसे लगभग में 50% आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र और उससे जो संदर्भित क्रियाकलाप हैं, है ना, तो उसमें संलग्न है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% लोग, और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15%। ये सब डेटा ऐसा होता है जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे डेटा को हमको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग। तो पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है ये आपका टॉपिक, ये बिल्कुल जो है कंटेक्चुअल टॉपिक है प्रीलिम्स के हिसाब से, है ना। यहाँ पर नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 22 को लॉन्च किया है हमारे संघ के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। तो उन्होंने ये जो है 5 साल से कम बच्चों के लिए जो है, कम उम्र के बच्चों के लिए जो है पोलियो की दवा पिलाने के लिए ये जो है अभियान की शुरुआत की है, ठीक है ना। तो ये टीकाकरण है, आप लोगों को पता है, और इसमें जो है अतिरिक्त इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए बच्चों के लिए इसमें इस बार इंजेक्टेबल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है ना। ओरल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो ये जो है आपका इंजेक्टेबल है, आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको इसमें एम्बेडेड किया गया है। अब जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो इम्यूनाइजेशन डे है हमारा नेशनल लेवल पे पोलियो से संदर्भित 2022 का, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरे कंट्री के संदर्भ में, है ना, अक्रॉस द कंट्री 27 फरवरी 2022 को किया गया, ठीक है। अब इसके द्वारा करना क्या है, तो सीधी बात है कि हमको पोलियो फ्री जो हमारा स्टेटस है 1 दशक से उसको बनाए रखना है, और जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, उसको हमको कहीं ना कहीं खत्म करना है। तो उससे जो है प्रिवेंटिव मेजर है ना, रोग होने के पहले हमने उसमें प्लानिंग कर ली। एक होता है कि हमारे पास समस्या आ गई उसके बाद हम समाधान ढूंढ रहे हैं, एक होता है हमारा जिसको हम दूरदृष्टि बोलते हैं कि हमारे पास ये समस्या आ सकती है तो पहले से ही प्लानिंग करके चले जीवन की, उसी को तो प्रबंधन बोलते हैं। फिर आपदा आ गई तो आपदा तो जब आ जाएगी तो आपदा पूर्व तैयारी भी होती है, और आपदा के दौरान भी होती है, और आपदा के उपरांत भी होती है। यही पढ़ते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इससे संदर्भित है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि पूरे देश में सभी राज्यों और यूटी में जो है इसको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो है टीकाकरण किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्विलियंस भी किया जाता है, घर घर लोग आते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि लास्ट केस हमारे यहाँ जो वाइल्ड पोलियो वायरस का था वो 13 जनवरी 2011 को हुआ था। ये तो समझ में आ रहा है आपको कि जो आपका क्या है, ये आपका वायरस से रिलेटेड है आपकी, है ना, जानलेवा बीमारी है। इसमें आदमी अपंग भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रोन जो होते हैं 5 साल से कम 5 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका खुले में शौच जाने से, तो मल से भी ये आपका क्या होता है, हवा में भी स्प्रेड होता है
है ना, सबसे ज्यादा वहां से देखा जाता है। इसलिए जो है ओपन डिफिकेशन को हमने एड्रेस किया और खुले में शौच को जो है हमने प्रतिबंधित किया। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला गए, स्वच्छता अभियान वगैरह से संदर्भित है आपका अवेयरनेस लोगों के अंदर आएगी तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी सामाजिक रूढ़ि से संदर्भित मानसिकता उसको चेंज कर पाएंगे। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो यही सब टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी चीज, यही सब पॉइंट लिखे गए हैं। दूसरी चीज, जो हमारे दो पड़ोसी महान देश है, एक पाकिस्तान है एक अफगानिस्तान, तो यहाँ आज तक जो है पोलियो वायरस है, तो वहां से किसी तरीके से जो है बॉर्डर से हमारे यहाँ ना आ जाए तो हम लगातार वहां पर सर्विलियंस जो है लगाए रहते हैं और उससे बचाव की प्रणालियों को अपनाते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरे विश्व में सिर्फ यही दो ऐसे देश हैं जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं है। ये आज भी वहां के लिए एंडेमिक है, स्वस्थानिक है, ठीक है ना। अब ये जो है इसकी क्षमता होती है कि किसी व्यक्ति को ये आपका की जान भी ले सकती है, जानलेवा बीमारी है, डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है ना। और ये किसको प्रभावित करती है तो याद रखिएगा नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका लकवा भी मार जाता है, अपंग भी हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि यही बताया जा रहा है कि पर्सन टू पर्सन जो स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, तो फेशियल जो आपका ओरल रूट है उसके द्वारा होता है ना। तो उसके द्वारा कंटेमिनेटेड वाटर और फूड सोर्स भी हो जाता है ना। उससे क्या होता है आपका जल संदूषण भी होता है ना। और वहां पर उगने वाले जो है आपके फसल वगैरह उसमें भी आ सकता है, तो उसके द्वारा भी जो है ये स्प्रेड होता रहता है। वो कारण बता रहे हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे ज्यादा जो आपके वल्नरेबल लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो 5 वर्ष से कम के होते हैं। हर साल जो है 24 अक्टूबर 2021 में जो थीम थी आपकी वर्ल्ड पोलियो डे की, वो डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस था। और हर साल जो है विश्व पोलियो दिवस जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप कंटेक्चुअल पार्ट है, स्टेट पीसीएस से पूछ सकता है। इसके बाद जो है इसको सिर्फ और सिर्फ रोका जा सकता है टीकाकरण के माध्यम से। एक बार हो गया तो फिर उसके बाद समस्या हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है, नाटो के बारे में चर्चा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रशिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, वहां से चाइना भी आ रहा। बैलेंस ऑफ पावर देखिए, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ यूएस है और एक तरफ आपका क्या है, रशिया है, चाइना है ना। और जापान भी जो है यूएस के साइड है। इंडिया जो है अभी न्यूट्रल है क्योंकि इंडिया को दोनों तरफ बैलेंस करने की आवश्यकता है। रूस भी हमारा बहुत अच्छा साथी है, एक तरफ यूएस भी है। तो अब चाइना जो है अब रूस के साथ है, समझ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। तो अब यूक्रेन जो है पहले यूएसएसआर का पार्ट था, तो भैया एक बात बताइए, रशिया को गुस्सा आएगा ना कि यूक्रेन हाँ हमारे अंदर से जो मतलब हमारे अंदर से वो निकला हुआ हमारे राज्य से और हमको ही आंख दिखा रहा है, वो मान नहीं रहा है। इसलिए रशिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो राष्ट्रवादी जो है आपके संदर्भ को अपनाते हुए बिल्कुल जो है सख्त रुख अख्तियार कर रखा है उसने, इसलिए नाटो पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था। इसके बारे में करेक्ट हमको जो भी ऑप्शन है उनको पिक करना है। बिल्कुल ठीक बात है, नाटो बोला जाता है। इसको जो हस्ताक्षरित किया गया 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके जो रिसेंट मेंबर स्टेट है ना, जो रिसेंट आपका स्टेट है, स्टेट बोला जाता है देशों को पॉलिटिकल साइंस में। तो जो राज्य है जो सबसे लेटेस्ट इसका मेंबर बना है मैसेडोनिया है। बताइएगा कि यहाँ पर जन्म हुआ था क्या, किसका हुआ था? जिनको आपका बहुत बड़ी समाज सेविका के नाम पे जाना जाता है, उनको मदर टेरेसा जी का जन्म यहाँ हुआ था क्या मैसेडोनिया में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी अप्रैल 7, 1875 में, बिल्कुल ठीक बात है। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा भी दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की थी और इन्होंने एक ईश्वरवाद पर क्या दिया था, जोर दिया था और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल ठीक बात है, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।